आज हम यहाँ गणित भाग 1 पाठ क्रमांक 5 दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण के प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 के कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, आप लोगों के पास किताब होनी अनिवार्य है। आप लोगों को अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 91 ये खोलकर रखना है। साथ ही साथ एक नोटबुक और एक पेन रखनी है ताकि आप अपने प्रश्नों को नोट डाउन कर सकें और अंत में जब समय दिया जाएगा आपको पूछने के लिए तब आपको अपने प्रश्न पूछने होंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5। सबसे पहले बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 में प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या लिखना है हमें? सही विकल्प चुनकर लिखना है। जिसमें पहला सवाल जो हमें दिया है वो है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है, 3x धन 5y बराबर 9 और 5x धन 3y बराबर 7। तो x धन y का मान निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर हमें किसका मान निकालना है बच्चों? x धन y का मान निकालना है। और दो समीकरण दिए गए हैं, 3x धन 5y बराबर 9, 5x धन 3y बराबर 7। चार विकल्प दे दिए गए हैं। अब विकल्प तो आपको पता होगा ना, चार ऑप्शन होते हैं। आपको इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन यानी कि सही विकल्प चुनकर बताना होगा कि ए विकल्प ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। ठीक है, तो इसका जजमेंट हम कैसे लेंगे? दोनों समीकरणों को देखिए किस तरह से हम हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसे हल करने के लिए दिए गए समीकरणों को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। दोनों समीकरण जो आपके प्रश्न में दिए गए हैं ये हमने लिखा। पहले समीकरण को आपको क्रमांक देना होता है 1 और दूसरे समीकरण को हम क्रमांक देते हैं 2। यहाँ पर क्योंकि प्रश्न में हमें x धन y का मान पूछा है, यानी कि बीच में आप देख सकते हो धन का निशान है। जो भी पूछा है x धन y, यहाँ पर बीच में धन का निशान है, इसीलिए हम यहाँ दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। और जोड़ने से देखिए क्या प्राप्त होता है, 9 और 7 जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें 16 यह संख्या प्राप्त हो रही है। 5y और 3y जब इन दोनों का एडिशन होता है यानी जोड़ होता है तो 8y प्राप्त होता है। 3x और 5x को जोड़ने पर 8x प्राप्त होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास समीकरण आया है वो क्या आया है? 8x धन 8y बराबर 16, ये समीकरण आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 है, 8 एकम 8, ये 8 है, 8 एकम 8 और ये 16 है। 8 दूनी 16 यानी तीनों ही संख्या 8 के पहाड़े में आती है। इसीलिए हम दोनों पक्षों में किससे भाग देंगे? 8 से भाग देंगे, ताकि हम इन संख्याओं को संक्षिप्त स्वरूप दे सकें। इसलिए हम दोनों पक्षों में यहाँ पर किससे भाग देते हैं बच्चों? 8 से भाग देते हैं। 8 से भाग देने पर हमें जो समीकरण प्राप्त होता है वो क्या है? x धन y बराबर 2। x धन y बराबर 2। और प्रश्न में आपको ध्यान होगा हमें क्या पूछा गया था? x धन y का मान पूछा गया था, और जो कि अब आ चुका है संख्या 2। तो हमें अब चेक करना है कि ये जो संख्या 2 है ये कौन से विकल्प में दर्शाई जा रही है। तो आप देखें यहाँ पर कौन सा विकल्प आपको नजर आ रहा है? विकल्प ए। आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या है? विकल्प ए। इसलिए प्रश्न का क्रमांक और विकल्प का क्रमांक इस तरह से हमें अंत में लिखकर दिखाना है। ठीक है, इसी तरह से अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से 5 घटाने पर परिमिति 26 इकाई इतनी प्राप्त होती है। इस जानकारी का गणितीय रूपांतरण निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पर भी चार विकल्प दे दिए गए हैं बच्चों, ए बी और सी और डी, इस तरह से चार विकल्प दे दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आयत की परिमिति का सूत्र तो आपको पता होगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत की परिमिति का सूत्र होता है। तो उसी सूत्र से हम यह सवाल हल करके देखेंगे। यहाँ पर
सवाल में क्या कहा गया है, लंबाई में से 5 घटाया गया है, चौड़ाई में से भी 5 घटाया गया है, जिससे परिमिति हमें कितनी प्राप्त हो रही है, 26 इतनी प्राप्त हो रही है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर हल करने के लिए, क्योंकि सही विकल्प का चुनाव करने के लिए हमें पहले हल करके देखना होता है। तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना आयत की लंबाई कितनी है, x इकाई इतनी है, और आयत की चौड़ाई को हम मानेंगे y इकाई इतना। अब प्रश्न के हिसाब से हमें लंबाई में से भी 5 घटाना है और चौड़ाई में से भी 5 घटाना है। तो जब आयत की लंबाई यानी x में से 5 घटाया जाएगा, तो बच्चों क्या होगा, आयत की लंबाई में से 5 घटाने पर हमें प्राप्त होगा x ऋण 5 इकाई, इतना प्राप्त होगा। उसी तरह से आयत की चौड़ाई में से जब 5 घटाया जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, y ऋण 5, y ऋण 5 इकाई इतना प्राप्त होगा जब हम चौड़ाई में से 5 घटाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, सूत्र क्या था आयत की परिमिति का, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये सूत्र था। यहाँ पर हमें लंबाई, जो नई लंबाई हमें मिली है x ऋण 5, और नई चौड़ाई जो अभी हमें मिली है y ऋण 5, उसे रखकर हमें परिमिति का हिसाब लगाना है। और प्रश्नानुसार आयत की परिमिति पहले से हमें दी गई है 26 इकाई। आयत की परिमिति हमें क्या दी गई है, 26 इकाई। तो देखिए सबसे पहले आयत की परिमिति का सूत्र यहाँ पर लिखा गया है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब नई लंबाई हमारी कितनी आई है, x ऋण 5, तो 2 की जगह आपको 2 दिख रहा है, कोष्ठक की जगह कोष्ठक दिख रहा है। लंबाई के बदले में हमने क्या रखा, x ऋण 5। उसके बाद धन के निशान की जगह धन का निशान दिख रहा है, और फिर चौड़ाई के बदले में चौड़ाई का मान है y ऋण 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने लंबाई और चौड़ाई का मान रखा। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट को खोलना है, कोष्ठक को खोलना है। तो जब हम कोष्ठक को खोलते हैं तो यहाँ पर किसी भी चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहर की तरफ जोड़ का निशान है, इसलिए जब आप कोष्ठक खोलेंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। x का निशान धन चिन्ह है, 5 ऋण चिन्ह है, बीच में देखिए यहाँ प्लस है, y का चिन्ह भी धन है, और 5 का चिन्ह यहाँ ऋण है, तो ऋण 5 आपको यहाँ पर भी मिला हुआ है। अब इसे हल करना है। अब आप देखिए ऋण 5 और ऋण 5 ये आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे आपको प्राप्त होगा ऋण 10। कितना प्राप्त होगा, ऋण 10। तो इस तरह से जो नया समीकरण हमें प्राप्त होगा वो होगा 2 कोष्ठक में x धन y ऋण 10, 2 गुणे कोष्ठक में x धन y ऋण 10। इस तरह से समीकरण प्राप्त होगा। ऋण 10 कहाँ से आया, ऋण 5 आपस में घटकर, जुड़कर नहीं, घटकर ऋण 10 हो जाएंगे। ठीक है, ऋण 5 में से जब हम ऋण 5 घटाते हैं तो हमें ऋण 10 इतना प्राप्त होता है। तो अब आगे क्या करना है, अब आप देख सकते हो बाहर कोष्ठक के बाहर आपको क्या नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है। तो 2 का गुणा कोष्ठक के सभी पदों के साथ होता है, यानी 2x आएगा। 2 का गुणा y के साथ करने पर 2y आएगा, और 2 का गुणा ऋण 10 के साथ करने पर कितना आएगा बच्चों, ऋण 20 इतना आएगा। ऋण 20 इतना आएगा। तो ये हमने क्या निकाला है, आयत की परिमिति किसके साथ, नई लंबाई और नई चौड़ाई के साथ। अब आगे देखते हैं, प्रश्नानुसार हमें आयत की परिमिति दी गई है। प्रश्न फिर से आप टेक्स्ट बुक आपके सामने है, आप जरा पढ़िए। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से 5 घटाने पर परिमिति 26 प्राप्त होती है, ऐसा सवाल में लिखा गया है। तो इसलिए आयत की परिमिति प्रश्नानुसार हमें पहले से ही 26 इकाई इतनी दे दी गई है। अभी हमने आयत की परिमिति के सूत्र से हमने निकाला, आयत की परिमिति कितना निकाला हमने, 2x प्लस 2y माइनस 20, हिंदी में कहे तो 2x धन 2y ऋण 20 इतना मिला। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्योंकि परिमिति 26 इकाई है, इसीलिए हमें जो परिमिति का सूत्र के आधार पर प्राप्त हुआ है वह बराबर होगा किसके, 26 के, क्योंकि प्रश्नानुसार परिमिति 26 इतनी मिली है। अब अगला काम क्या है, अगला काम है ऋण 20 का पक्षांतरण करना। ऋण 20 का पक्षांतरण जब आप दाहिनी तरफ करेंगे तो धन 20 हो जाता है। अब 26 और 20 आपस में जोड़ने पर 46 इतना आता है। तो
देखो लेफ्ट हैंड साइड तो बच्चों समान है, इसीलिए मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड के बारे में अभी कुछ नहीं कहा। अभी केवल ऋण 20 का पक्षांतरण हो रहा है, जो कि राइट हैंड साइड में जाने के बाद यानी दाएं पक्ष में जाने के बाद धन 20 में रूपांतरित हो रहा है। और 26 और 20 का जोड़ होने पर कितना आ रहा है? 46 इतना आ रहा है। अब दो जो है ये दोनों ही बाएं पक्ष में अगर आप देखेंगे, बाएं पक्ष में अगर आप देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है? 2x धन 2y इतना दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दो जो है वो हम क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे। दो को अब हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, जिससे कोष्ठक में देखो क्या बचा? x धन y बचा। और राइट हैंड साइड में क्या बचा है? 46 इतना ही बचा है। 46 कहाँ से आया था? 26 और 20 के योग से आया था। अब बाएं पक्ष में दो जो गुणज के तौर पर है, यानी यहाँ पर गुणा हो रहा है, इसका हम करेंगे पक्षांतरण, या फिर दोनों पक्षों में हम 2 से भाग दे सकते हैं। दोनों ही तरीके से इसे हल किया जा सकता है, या तो पक्षांतरण के माध्यम से, या तो आप दोनों पक्षों में 2 से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में हम 2 से भाग दे रहे हैं, जिससे आप देखिए क्या हो रहा है? 2 गुणे एक्स धन वाई बटे 2, क्योंकि 2 से यहाँ पर भाग दिया गया इसलिए नीचे 2 दिखाई दे रहा है। और 46 में भी 2 से भाग देना है, इसलिए 46 बटे 2। अब यहाँ 2 एकम 2 कट गया है। अब 2 से 46 को जब हम काटेंगे, यानी 46 को जब हम भाग देंगे, तो हमें 23 भागफल प्राप्त होता है। ठीक है ना? 2 से जब आप 46 को काटते हो, मतलब 2 से 46 को भाग देने पर जितना भागफल आता है वो लिखते हो। तो यहाँ पर कितना आया? 2 23 बार में 46 इतना आता है। इसलिए यहाँ पर आपको 23 दिख रहा है और नीचे की तरफ 1 दिख रहा है, क्योंकि 2 एकम 2 होता है और 2 23 बार में 46 आता है। इस तरह से हमें x धन y का मान कितना प्राप्त हुआ? 23 इतना प्राप्त हो गया है। अब हम देखते हैं सही विकल्प, क्योंकि हमें केवल इतना कहा गया था गणितीय रूपांतरण लिखिए। ठीक है? तो गणितीय रूपांतरण हमने सरलीकरण करते करते क्या प्राप्त किया? x धन y बराबर 23 इतना प्राप्त किया। अब देखिए विकल्प में आपको x धन y बराबर 23 कहाँ पर दिखाई दे रहा है? सी ऑप्शन में दिख रहा है, यानी विकल्प सी में दिख रहा है। यानी यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या है? विकल्प सी है। इसलिए आपको उत्तर किस तरह से लिखना है? प्रश्न का क्रमांक है 2, इसलिए 2 लिखा है, और विकल्प है सी, इसलिए हमने क्या लिखा है? सी लिखा है। ठीक है? तो इस तरह से हमें उत्तर लिखकर दिखाना होता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न का ही हिस्सा है। तीसरा सवाल, अजय विजय से 5 वर्ष छोटा है, उन दोनों की आयु का योगफल 25 है, तो अजय की आयु कितनी? अब बच्चों इस सवाल में लिखा गया है कि अजय विजय से 5 साल छोटा है, अर्थात विजय यहाँ पर बड़ा है और अजय क्या है? छोटा है। ठीक है? अब अजय 5 साल छोटा है विजय से, इसका मतलब है दोनों की आयु आयु का जो अंतर है वो कितना है? 5 वर्ष इतना है। ठीक है? यानी बड़े भाई, जो भी बड़ा व्यक्ति है यहाँ पर अजय और विजय, ठीक है, उनमें से जो बड़े व्यक्ति की आयु में से जब हम छोटे व्यक्ति की आयु को घटाएंगे तो अंतर हमें कितना प्राप्त होगा? 5 वर्ष इतना प्राप्त होगा। जैसे आपका कोई बड़ा भाई है जो 5 साल आपसे बड़ा है, तो जब उसकी आयु और आपकी आयु में अंतर निकाला जाएगा तो कितना होगा? 5 वर्ष इतने का अंतर होगा। उसी तरह से यहाँ पर अजय छोटा है और विजय बड़ा है, इसलिए विजय की आयु में से जब अजय की आयु घटाई जाएगी तो हमें अंतर कितना प्राप्त होगा? 5 वर्ष प्राप्त होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक तो दे दिया गया है अंतर, 5 वर्ष छोटे से हमें ये पता चल गया है कि दोनों की आयु का अंतर है 5 वर्ष का। तो ये हमें पहली चीज जो दे दी गई है, दोनों की आयु का अंतर दे दिया गया है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कहा गया है कि उन दोनों की आयु का योगफल 25 है, यानी दोनों की आयु को जोड़ने पर 25 इतना प्राप्त होता है। तो देखिए सवाल किस तरह से हल करते हैं। अब पूछा किसकी आयु है? यहाँ पर अजय की आयु पूछी गई है, अर्थात यहाँ पर छोटे व्यक्ति की आयु पूछी गई है, अजय की आयु। ठीक है? तो चलिए देखते हैं।
पहले हम बड़े व्यक्ति की आयु यानी विजय की आयु को मानेंगे x वर्ष और जो छोटा व्यक्ति है यानी अजय उसकी आयु हम मानेंगे y वर्ष। अब प्रश्नानुसार हमें पहली चीज जो दी गई थी अंतर, तो दोनों की आयु में अंतर 5 साल का है क्योंकि अजय विजय से 5 साल छोटा है। इसीलिए विजय की आयु में से जब अजय की आयु घटाई जाएगी यानी बड़े व्यक्ति के आयु से छोटे व्यक्ति की आयु घटाई जाएगी तो अंतर कितना प्राप्त होगा 5। और दूसरा समीकरण बनेगा दूसरे कंडीशन पर। दूसरी जो कंडीशन दी गई है सवाल में वो ये है कि दोनों के आयु का योगफल 25 है, इसीलिए x और y जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है 25। तो पहला समीकरण बना x ऋण y बराबर 5 और दूसरा समीकरण बना x धन y बराबर 25। इस तरह से दो समीकरण प्राप्त हो गए हैं। अब हम दोनों समीकरणों को यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने से क्या होता है, देखो ये समीकरणों को आपने पहले भी हल किया होगा और आपको अगर प्रैक्टिस है तो यहाँ पर ये समीकरण हल करना आपको आसानी से आ जाएगा। और ये पार्ट आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए क्योंकि कक्षा 10वीं में भी यही सेम कंटेंट आपको दिया गया है चैप्टर 1 में। तो आपको ये सवाल सीखना ही सीखना है, ठीक है। एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं ना, वैसे ही 9वीं के गुण भी आपको मिल जाएंगे और 10वीं में भी आपको इसके ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी से आप इसको सीख लीजिए। यहाँ पर दोनों समीकरणों को जब आप गौर से देखेंगे तो पहले समीकरण में आपको ऋण y ये दिखाई दे रहा है और दूसरे समीकरण में धन y दिखाई दे रहा है। बच्चों कभी भी जब हमें एक पद का निरसन करना होता है तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी पद का निरसन करना होता है यानी कैंसल करना होता है तो दोनों का जो मान है वो समान होना चाहिए। जैसे y और y दोनों का गुणज बच्चों 1/, है, नीचे वाला जो y है वो भी 1/, है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों का गुणज समान होना जरूरी है। अब आप कहेंगे x का भी गुणज तो समान है टीचर। हाँ, आप चाहें तो x का भी निरसन कर सकते हैं, आप चाहे तो y का निरसन कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी एक पद का निरसन करना होता है। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको किसी एक ही पद का निरसन करना है, ठीक है। तो एक पद का निरसन करने की पहली कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, गुणांक समान होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों का चिन्ह विरोधी होना चाहिए यानी अपोजिट होना चाहिए। अब अगर आप सवाल की तरफ गौर करेंगे, जो समीकरण हमने बनाए हैं यहाँ पर पहले से एक y के पास धन चिन्ह है और दूसरे y के पास ऋण चिन्ह है, यानी यहाँ हमें चिन्हों को विरोधी बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले से विरोधी चिन्ह उपलब्ध हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को सीधे तरीके से जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होता है, चिन्हों में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन यदि हमें चिन्हों में कोई बदलाव करना होता तो हम क्या करते, तो हम समीकरणों को घटाते। फिलहाल समीकरणों के चिन्हों में कोई बदलाव नहीं करना है, हमें पहले से एक प्लस वाई मिला है और एक माइनस वाई मिला है, तो हमें यहाँ दोनों समीकरणों को जोड़ना है। और जोड़ने पर देखिए क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर धन वाई और ऋण वाई ये दोनों कैंसल हो जा रहे हैं। एक्स और एक्स जुड़ने पर 2x आ रहा है और 25 और 5 जुड़ने पर कितना आ रहा है, 30 इतना आ रहा है, ठीक है। अब आगे तो आसान है, x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, 2 का पक्षांतरण करके निकालेंगे। तो 2 का पक्षांतरण देखो दाहिनी तरफ किया तो 30/2 हो गया। अब 2 से जब आप 30 को भाग दोगे तो कितना मिलेगा आपको, 15 इतना मिलेगा। और 2 के पहाड़े में एक बार में 2 आता है, तो इस तरह से x का मान हमारे पास आ गया है 15। अब x का मान आ गया है यानी विजय की आयु आ चुकी है बच्चों, क्योंकि हम आपको ध्यान होगा हमने विजय की आयु x मानी थी और अजय की आयु y मानी थी। लेकिन प्रश्न में हमें अजय की आयु पूछी है, यानी हमें यहाँ पर y का मान निकालना है जो कि जरूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं जहां आपको आसान लगे। यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखा गया है, तो समीकरण 2 क्या कह रहा है, x धन y बराबर 25 है, ये समीकरण 2। यहाँ पर x के बदले में हम 15 रखेंगे, जिससे आप देखिए y का मान निकालने के लिए हमें 15 का पक्षांतरण करना होगा दाहिनी तरफ, 25 ऋण 15, और जिसके बाद y का मान आएगा कितना,
10। अब ये जो y है, ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अजय की आयु को हमने y माना था और प्रश्न में अजय की ही आयु पूछी गई थी, जो कि हमें मिल चुकी है 10 वर्ष। अब देखते हैं विकल्प में कौन सा सही विकल्प आपको प्राप्त हुआ है। तो यदि आप विकल्पों में ध्यान देंगे तो देखो विकल्प सी में आपको 10 दिखाई दे रहा है, जो कि अजय की आयु आपको प्राप्त हुई है। तो हमारा सही विकल्प यहाँ पर कौन सा हुआ बच्चों? विकल्प सी। तो अंत में आपको प्रश्न का क्रमांक और विकल्प इस तरह से लिखकर दिखाना होगा। तीसरा प्रश्न क्रमांक है और विकल्प क्रमांक कितना हुआ? सी हुआ। अब हम प्रश्न 2 की तरफ बढ़ेंगे। जिस तरह से आपने अजय और विजय का जो सवाल है युगपत समीकरण हल करना देखा, उसी तरह से प्रश्न 2 के जो 6 प्रश्न दिए गए सभी इसी तरह से हैं। ठीक है? तो सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित युगपत समीकरणों को हल करने के लिए कहा गया है, अर्थात यहाँ पर आपको चरांकों के मान प्राप्त करने के लिए कहा गया है। अर्थात x और y का मान हमें यहाँ पर प्राप्त करना है। ठीक है? तो कैसे प्राप्त करेंगे? देखो पहला सवाल दे दिया गया है ये और ये समीकरण है। पहला समीकरण है 2x धन y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 3x ऋण y बराबर 5। दोनों समीकरणों को क्रमांक दे देना है इस तरह से। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है? अब निरसन करने हेतु, यानी यदि एक पद का निरसन करना है तो मैंने आपको 2 कंडीशन बताई। पहला, चरांक का गुणांक समान होना चाहिए। तो देखिए x का गुणांक जो है वो समान नहीं है। एक x के बगल में गुणांक 2 मौजूद है और दूसरे x के बगल में गुणांक 3 मौजूद है। ठीक है? तो ये वाला x का हाल हो गया है। अब देखिए y की तरफ, यहाँ पर दोनों ही y के पास गुणांक के रूप में 1 मौजूद है। कितना मौजूद है? 1। यानी दोनों की y जो पद है वो दोनों के गुणांक समान हैं। और चिन्ह कैसे होने चाहिए? ये पहली कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? y। y ये जो पद है ये पहली कंडीशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। दोनों ही y के पास गुणांक 1 है, यानी 1y है। और दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों के चिन्ह कैसे होने चाहिए? विरोधी। तो देखिए वो भी उपलब्ध है। पहले y के पास प्लस प्लस है और दूसरे y के पास माइनस चिन्ह है। इस तरह से दोनों ही y के पास विरोधी चिन्ह उपलब्ध पहले से है। तो अब चिन्ह में कोई बदलाव भी नहीं करना, गुणांकों को समान भी नहीं करना, क्योंकि y के रूप में आपको गुणांक भी समान मिले हैं। तो अब दोनों समीकरणों को हमें सीधा-सीधा जोड़ देना है। यदि गुणांक समान नहीं होते तो हमें उन्हें समान करना होता। उसके लिए हम आगे के सवालों में देखेंगे कैसे गुणांकों को समान किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर पहले से गुणांक आपको समान मिले हुए हैं, इसीलिए हमने सीधा-सीधा जोड़ दिया है। चिन्ह भी विरोधी मिले हैं, यानी चिन्हों में बदलाव भी हमें यहाँ नहीं करना है, घटाना नहीं है, जोड़ना है। तो हमने यहाँ जोड़ा है। जोड़ने पर देखो धन धन y और ऋण y कैंसल हो जा रहे हैं। 2x और 3x आपस में जुड़कर 5x बनेंगे। तो 5x बराबर 5 5 हो रहा है 10। इसके बाद आपको पता है ना क्या करना है? 5 का पक्षांतरण, तो 10/5। और उसके बाद आप 5 से 10 को काटेंगे। देखो 5 से 10 को काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और फिर x का मान आपको कितना मिलेगा? 2 इतना मिलेगा। और इसके बाद x का मान आपको किसी भी समीकरण में जहां आपको आसान लगे वहां पर आपको x का मान रखना है। तो हमने यहाँ पर जो x का मान है 2, ये समीकरण 1 में रखा है। हमारा समीकरण 1 क्या है बच्चों? 2x धन y बराबर 5। तो हम x का मान 2x धन y बराबर 5 में रखते हैं। ठीक है? इस तरह से ये समीकरण 1 है आपका, समीकरण 1। इसमें हम x के बदले में क्या रखने वाले हैं? 2 रखने वाले हैं। ये 2 कहाँ से आया? अभी-अभी हल करके हमें प्राप्त हुआ है। अब देखो x के बदले में जब हम 2 रखते हैं तो किस तरह से रखते हैं? x का जो मान है 2, इसे हमने कोष्ठक में रखा है। बिना कोष्ठक के नहीं रखना है या बिना बिना गुणा चिन्ह दिखाए नहीं रखना है। ठीक है? आप अगर बिना गुणा चिन्ह दिखाए रखेंगे तो ये कुल मिलाकर 22 दिखेगा। क्या दिखेगा? 22। आपको दोनों के बीच में या तो गुणे का निशान या कोष्ठक दिखाना आवश्यक है। ठीक है? तो इस तरह से हमने x का मान रखा।
2 और 2 का गुणा होने पर देखो नीचे 4 आ रहा है। बाकी अन्य पद समान है, इसलिए मैंने यहाँ आपको कुछ भी नहीं बताया है। यहाँ पर भी देखो धन y बराबर 5 है, केवल 2 और 2 का गुणा होने पर 4 आ रहा है। अब हमें y का मान निकालने के लिए 4 का पक्षांतरण करना होगा, 5 ऋण 4, और इस तरह से y का मान कितना आ गया है, 1, इतना आ गया है। तो x और y के मानों को अब हमें इकट्ठा करके लिखना होता है। अंत में दिए गए युगपत समीकरण का हल जो हमें प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है, x, y बराबर, पहले हमेशा याद रखो पहले x और बाद में y, ये इस तरह से रखा जाता है, कभी भी पहले y और बाद में x नहीं रखा जाता है। ये आपको ऑर्डर हमेशा ध्यान में रखना है, पहले x का मान आएगा और बाद में y का मान आएगा। x का मान पहले हमें क्या प्राप्त हुआ था, 2 प्राप्त हुआ था, और y का मान देखो अभी अभी हमें नीचे प्राप्त हुआ है 1। तो इस तरह से हमें 2, 1, मान लीजिए कभी कभी y का मान पहले निकल आता है, y का मान मान लो पहले निकल गया और x का मान बाद में निकल गया, तब बच्चे क्या करते हैं, 1 पहले लिखते हैं और 2 बाद में लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि x का मान हमेशा पहले लिखना है, y का मान हमेशा आपको बाद में लिखना है, भले आपने y का मान पहले क्यों ना निकाला हो तब भी। इस बात का कृपया ध्यान रखें। अब हम दूसरा सवाल देखने वाले हैं। दूसरे सवाल में 2 समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है x ऋण 2y बराबर ऋण 1 और दूसरा समीकरण है 2x ऋण y बराबर 7। इन दोनों समीकरणों को भी हमें हल करना है। कैसे हल करना है, किसी एक चरांक के गुणांकों को समान होना चाहिए पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन उनके चिन्ह विरोधी होने चाहिए। यहाँ पर जो सवाल दिया गया है बच्चों ध्यान से देखो, दोनों ही सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यदि आप देखोगे x, दोनों ही समीकरणों का जो x पद है यहाँ पर गुणांक असमान है। यहाँ के गुणांक कैसे हैं, असमान है। पहले x के पास गुणांक है 1 और दूसरे x के पास गुणांक है 2। उसी तरह से जब आप y के पद के गुणांकों का जब आप तुलना करेंगे तब आप देखेंगे पहले y के पास है गुणांक 2 और दूसरे y के पास गुणांक है 1। यहाँ पर कोई भी गुणांक समान नहीं है। इसके अलावा चिन्ह विरोधी होने चाहिए, चिन्हों की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले गुणांकों को हम समान करेंगे यहाँ पर। तो समीकरण किस तरह से गुणांक समान करेंगे बच्चों, गुणांक समान करने के लिए या तो आपको पहले समीकरण के x को 2x बनाना होगा, क्योंकि नीचे जो दूसरा समीकरण दिया है वहां पर x का गुणांक क्या है, 2 है, तो यहाँ पर आपको 2 का गुणांक लाने की आवश्यकता है, या फिर आप y के भी आप समान कर सकते हैं। ठीक है, तो y के गुणांकों को भी आप समान कर सकते हैं या x के गुणांकों को समान कर सकते हैं। तो हम कौन से गुणांक को समान करने वाले हैं, y के गुणांक को समान करने वाले। कैसे, इस समीकरण में यानी समीकरण क्रमांक 2 में 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 2 से। 2 से गुणा करने पर बच्चों क्या होगा, ये 2x जो है वो तो 4x में बदल जाएगा, लेकिन आपका जो y है 2 से गुणा करने पर ऋण 2y बन जाएगा, जिससे आप देखो दोनों ही पद का जो गुणांक है वो समान हो जाएगा। यानी जो हमें y के पद का गुणांक समान करना है उसके लिए हमें समीकरण 2 में 2 से गुणा करना होगा। देखो समीकरण 2 यहाँ लिखा है, समीकरण 2 क्या है, 2x ऋण y बराबर 7। इसमें हम दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी 2 से गुणा किया है, यहाँ भी 2 से गुणा किया है। जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2x के साथ होने पर 4x आ रहा है, 2 का गुणा y के साथ होने पर ऋण 2y आ रहा है, और 2 का गुणा 7 के साथ होने पर 14 आ रहा है। इस तरह से हमने समीकरण 2 को रूपांतरित कर दिया है एक नए फॉर्म में, और वो फॉर्म है 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 14, यानी 4x ऋण 2y बराबर 14, जिसे हम, क्योंकि ये नया फॉर्म है समीकरण 2 का, तो इसे हम नया क्रमांक भी देंगे। क्या दे रहे हैं, क्रमांक, क्रमांक 3। और
एक बात जरूर ध्यान रखिए, ये जो समीकरण क्रमांक 3 है ये आपको समीकरण 2 से प्राप्त हुआ है, समीकरण 2 से प्राप्त हुआ है। तो अब आपको समीकरण 3 किसके साथ रखकर हल करना होगा? समीकरण 1 के साथ रखकर हल करना है। ठीक है, गलती से भी इसको 2 के साथ रखकर मत हल करिएगा। 2 से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, समीकरण 3 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? 2 से हुई है। तो आपको समीकरण 3 को अब दूसरा जो बचा हुआ समीकरण है, समीकरण 1, उसके साथ रखकर हल करना है। तो किस तरह से हल करेंगे? समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर। अब आप कहेंगे टीचर घटाया क्यों है? तो चलिए चलिए देखते हैं। पहले दोनों समीकरणों को देख लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है तीसरा समीकरण और पहला समीकरण। अब आप देखेंगे दोनों ही समीकरण में आपने y के गुणांक समान कर दिए हैं, जो कि पहली कंडीशन थी कि दोनों ही जो चरांक होते हैं उनके गुणांक समान होने चाहिए। दोनों चरांक का अर्थ x और y नहीं, दोनों चरांक का अर्थ है दोनों समीकरण के y चरांक वाले पद जो हैं उनके गुणांक समान होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने वो समान कर लिया है, लेकिन दोनों के जो चिन्ह हैं वो नेगेटिव है, यानी माइनस साइन है उनके पास, ऋण चिन्ह है। तो हमें उनको विरोधी बनाना पड़ेगा। विरोधी बनाने के लिए हमें घटाना होगा। चिन्हों को विरोधी बनाने का जरिया क्या है? घटाना। इसलिए समीकरण 3 में से 1 को यहाँ पर घटाया जा रहा है, जोड़ा नहीं जा रहा है। तो अब हम घटा रहे हैं। घटाने पर क्या होता है बच्चों? चिन्हों में बदलाव होता है। जिस तरह से यहाँ, और कौन से चिन्ह में बदलाव होगा? जो आपको यहाँ नीचे की तरफ दिखाई पड़ेगा, केवल उस समीकरण के चिन्हों में बदलाव होगा। ऊपर के जो समीकरण है यानी समीकरण 3, उनके चिन्हों में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो ऋण 1 का चिन्ह अब बन जाता है धन चिन्ह। उसी तरह से ऋण 2y अब बन रहा है धन 2y, और ऋण धन x जो है वो अब बन रहा है ऋण x। इस तरह से सभी पदों के चिन्हों में क्या हो रहा है? परिवर्तन। अब आपको पुराने चिन्हों की तरफ ध्यान नहीं देना है, अब नए चिन्हों की तरफ ध्यान देना है। तो देखिए 14 धन 1, 14 धन 1 क्या हो रहा है? 15। 14 धन 1 हमारे पास कितना उत्तर ला रहा है? क्योंकि ये धन है, ये 1 है, पुराने चिन्ह को अब ध्यान नहीं देना है। 14 धन 1 कितना हो रहा है? 15। अब आप देखिए ऋण 2y है और यहाँ धन 2y है। दोनों इस ये कार्य हमने कंप्लीट कर लिया है। चरांकों के गुणांक समान कर लिए, चिन्हों को विरोधी बना लिया। तो अब इनका क्या हो जाएगा? निरसन हो जाएगा। निरसन करने की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद इनका निरसन होगा। 4x में से 1x घटाने पर अब आपके पास कितना आया? 3x आया। अब x का मान निकालने के लिए हमें 3 का क्या करना होगा? पक्षांतरण, जिससे होगा 15/3। और जब आप 3 से 15 को काटोगे तो कितना मिलेगा? x का मान 5। अब आपको आगे का तो काम पता है। x का मान किसी भी सरल समीकरण में रखकर आपको y का मान निकालना होता है। तो हमने समीकरण 1 में x का मान 5 रखा है। समीकरण 1 क्या है हमारा? x ऋण 2y बराबर ऋण 1। यहाँ पर आप देखिए x के बदले में क्या रखा? 5 रखा है। और अब इसे हल करना है। 5 का पक्षांतरण करेंगे दाहिनी तरफ, तो ऋण 1 ऋण 5 इस तरह से प्राप्त होगा। इसके बाद ऋण 2y बराबर ऋण 6। इसके बाद आपको y के बगल में जो ऋण 2 है इसका पक्षांतरण करना होगा, जिससे ये भाग में चला जाएगा और जिससे आपको मिलेगा ऋण 6 बटे ऋण 2। यहाँ दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं। जब हम इनको काटते हैं तो हमें उत्तर स्वरूप में धन 3 इतना प्राप्त होता है, धन 3। तो इस तरह से देखिए x का मान हमें मिल चुका है 5 और y का मान मिल चुका है 3। अंत में आपको क्या करना होता है? x और y के मानों को इस तरह से इकट्ठा करके लिखना होता है। तो पहले x का मान, बाद में y का मान, यानी पहले 5 और बाद में 3, इसका ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें इस दूसरे सवाल में हमने देखा कि चिन्हों को विरोधी कैसे बनाया जाता है घटाकर, और गुणांकों को किस तरह से समान किया जाता है। ठीक है, अब हम तीसरा सवाल देखने वाले हैं, जो कि है x धन y बराबर 11 और 2x ऋण 3y बराबर 7। यहाँ पर भी आप देखेंगे किसी भी चरांक के गुणांक समान नहीं है। पहला चरांक जो आपको नजर आ रहा है x और 2x है, ये भी अलग अलग है। और दूसरा चरांक जो नजर आ रहा है, पहले y का गुणांक 1 है और दूसरे y का गुणांक 3 है।
यानी दोनों के गुणांक असमान हैं। तो उनको समान बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे ताकि ताकि समीकरण 1 का जो y पद है उसका गुणांक 3 हो जाए और दोनों ही y के गुणांक जो है वो फिर समान हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो देखिए किस तरह से गुणा होता है। समीकरण 1 में जब हम 3 से गुणा करते हैं तो हमें जो समीकरण प्राप्त होगा वह यह होगा 3x धन 3y बराबर 33, क्योंकि 3 से गुणा किया है। 3 का गुणा x से होगा तो 3x, 3 का गुणा y से होगा तो 3y और 3 का गुणा 11 से होगा तो 33, यह प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमें एक समीकरण 1 से समीकरण 3 प्राप्त हुआ है। अब समीकरण 3 आप किसके साथ लेकर हल करोगे? 2 के साथ। ठीक है, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 इन दोनों को लेकर अब हम हल करने जा रहे हैं। समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखिए किस तरह से हल किया गया। पहले आप दोनों को लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। देखिए दोनों के गुणांक समान हो गए, y के गुणांक हाँ समान हो गए और दोनों के चिन्ह कैसे है? विरोधी है। यदि विरोधी चिन्ह हो तो जोड़ना होता है, क्योंकि चिन्हों में हमें बदलाव करना नहीं है, निरसन आसानी से हो जाएगा। इसीलिए दोनों समीकरणों को हमें क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो जोड़ने पर बच्चों क्या होता है? 33 और 7 का योगफल हो जाएगा जो कि होता है 40। ऋण 3y और धन 3y कैंसल हो जाएगा और 2x और 3x का जोड़ हो जाएगा जिससे हमें मिलेगा 5x। ठीक है, अब क्योंकि x का मान निकालना है तो x का मान निकालने के लिए 5 का पक्षांतरण करेंगे दाएं पक्ष में। 40/5 और 40/5 को किस तरह हल करते हैं? 5 एकम 5, 5 अट्ठी 40, जिससे x का मान आपको मिल चुका है 8। अब x का मान निकलने के बाद y का मान निकालना बाकी है, जिसके लिए x का मान आपको किसी भी एक सरल समीकरण में रखना होता है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 जो कि सरल दिखलाई पड़ रहा है उसमें x का मान रखने जा रहे हैं। समीकरण 1 क्या है? x धन y बराबर 11। ये कहाँ से आया बच्चों? समीकरण 1 है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 में हम x के बदले रखने जा रहे हैं 8। तो देखिए 8 धन y बराबर 11। 8 का पक्षांतरण करने पर दाहिनी तरफ y बराबर आता है 11 ऋण 8 और उसके बाद y का मान जो प्राप्त होगा वो 11 में से 8 घटाने पर 3 इतना प्राप्त होगा। अब आपको अंत में उत्तर लिखना होता है x, y बराबर 8, 3। 8 को पहले लिखना है क्योंकि वो x का मान है, y का मान 3 बाद में लिखना है। ये लिखने में ध्यान देना है और इस तरह से यह दिए गए समीकरण का हल है। इस तरह से आपको अंत में स्टेटमेंट लिखकर दिखाना होता है। अब चौथा सवाल देखने वाले हैं। 2x धन y बराबर ऋण 2, 3x ऋण y बराबर 7। ये दो समीकरण हमें दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आपको गुणांकों को समान बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से आपको y वाला जो पद मिला हुआ है सवाल में, आप उसमें देखिए एक +1y मिला है और एक ऋण 1y मिला है, यानी +1y और -1y इस तरह से मिला हुआ है। तो ठीक है, तो ये दो समीकरण हैं। यहाँ पे गुणांकों को समान बनाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों समीकरणों को हम यहाँ सीधा जोड़ने वाले हैं, क्योंकि चिन्ह पहले से विरोधी मिले हैं। चिन्हों को विरोधी बनाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों समीकरणों को अब हमें सीधा सीधा जोड़ देना है, जिससे धन y और ऋण y का निरसन हो जाता है। 2x और 3x आपस में जुड़कर 5x और 7 है, ऊपर ऋण 2 है। ऋण 2 धन 7, आपको पता होगा धन 5 आता है ना? तो धन 5 यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद x का मान प्राप्त करने के लिए हमें 5 का पक्षांतरण दाहिनी तरफ करना होगा, जिससे 5/5। ये वाला 5 कौन सा है बच्चों? जो पहले से यहाँ है, ये ऊपर वाला 5 है और ये जो 5 यहाँ से पक्षांतरित होके जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, भाग में जा रहा है। और उसके बाद आपको पता है 5/5 काटना बड़ा आसान है ना? 5/5
5 एकम 5, तो x का मान कितना आ गया? 1 आ गया है। अब x का मान 1 या मान समीकरण 1 में रखना है या समीकरण 2 में रखना है, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर समीकरण 1 में रखा गया है। समीकरण 1 जो है वो है 2x धन y बराबर ऋण 2। यहाँ पर x के बदले में हमें रखना है 1। ठीक है, अब इसे हल करना है। 2 एक कम होता है 2, आगे का समीकरण समान है, धन y बराबर ऋण 2। इसके बाद हमें 2 का क्या करना होता है? पक्षांतरण करना होता है, जिससे y बराबर आता है ऋण 2 और इसके बाद ऋण 2 कितना होता है? ऋण 4 इतना होता है। ठीक है, तो अब हमारा सवाल हल हो चुका है। x का मान आ चुका है 1 और y का मान आ चुका है ऋण 4। अंत में आपको कोष्ठक में x, y बराबर पहले x का मान यानी 1, ऋण 4 इस तरह से लिखकर दिखाना होगा। तो यह दिए गए समीकरण का हल है। इस तरह से हमने किया। तो ये चौथा सवाल था। प्रश्न 2 का चौथा सवाल यह भी आसान था। प्रश्न 2 का पहला सवाल भी आसान था। दूसरा और तीसरा इनमें गुणांकों को समान करने की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेज पर था, बट यदि आप अभ्यास करते हैं तो आपको सभी आ जाएंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5, अंत के 2 सवाल और बचे हैं। तो ये प्रश्न 5 है। 2x ऋण y बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया है 3x धन 2y बराबर 11। ये 2 समीकरण है। यहाँ पर फिर आप देखिए गुणांक असमान प्राप्त हुए हैं, यानी कि अगर आप x की ऊपर ध्यान देंगे तो पहले x के पास कौन सा गुणांक मौजूद है? 2 और दूसरे x के पास कौन सा गुणांक मौजूद है? 3। गुणांक असमान है। अब आप y पर देखिए, y की तरफ ध्यान दीजिए। जब आप दोनों समीकरणों के y पदों के गुणांकों की तुलना करते हैं तो पहले y के पास है ऋण 1 और दूसरे y के पास है धन 2, यानी यहाँ भी गुणांक असमान है। तो आपको किसी एक गुणांक को या तो x के गुणांक को या y के गुणांक को समान करना है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने वाले हैं। ठीक है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करेंगे, जिससे ये जो y है पहले समीकरण का y है, ये 2y में परिवर्तित हो सके, इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर देखिए क्या प्राप्त होगा। 2x में 2 का गुणा करने पर 4x, ऋण y में 2 का गुणा करने पर ऋण 2y और 5 में 2 का गुणा करने पर मिलता है 10। इस तरह से हमें नया समीकरण प्राप्त हुआ है, समीकरण क्रमांक 3। समीकरण क्रमांक 3। अब इस समीकरण क्रमांक 3 को हमें समीकरण क्रमांक 2 के साथ हल करना है और फिर देखिए किस तरह से हल होता है। समीकरण 3 और 2 दोनों को साथ में यहाँ रखा गया है। ये वाला जो समीकरण है ये 3 है और ये समीकरण है 2। इन दोनों को लेकर हल करना है। जब आप दोनों समीकरणों को इस प्रकार से लिखते हैं तब आप खुद देखेंगे कि 2y जो है इनके गुणांक भी समान है, y के पद के गुणांक समान है, चिन्ह विरोधी है। चिन्ह पहले से कैसे है? विरोधी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? जोड़ना होगा और फिर जोड़ने पर ये निरसन हो जाएगा क्योंकि पहले से विरोधी चिन्हों के साथ है। 4x और 3x का भी जोड़ हो जाएगा और 10 और 11 का भी जोड़ हो जाएगा। 10 11 का योगफल होता है 21 और 4x और 3x का योगफल होता है 7x। तो x का मान निकालने के लिए अब हमें 7 का पक्षांतरण करना है, जिससे 21/7 होगा और 21/7 में जब हम कैंसलेशन करेंगे तो क्या पता है ना कैसे कैंसिल करते हैं? 7 एकम 7, 7 तिया 21। इस तरह से हमें x का मान प्राप्त हो चुका है 3। अब x का मान आ गया है, y का मान निकालना बड़ा ही आसान है। x का मान किसी भी सरल समीकरण में रखना है। यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखा जा रहा है। समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 आप चाहे तो यहाँ देख सकते हैं 2x ऋण y बराबर 5। 2x ऋण y बराबर 5, इसमें हम x का मान रखेंगे ताकि हमें y का मान प्राप्त हो सके। तो ये देखिए समीकरण 1 2x ऋण y बराबर 5, यहाँ पर x के बदले क्या रखा? 3 रखा और इसके बाद इसको हल किया गया है।
3 जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी आप x का मान रखो कोष्ठक में रखो या फिर घुड़े का निशान बनाकर इस तरह से रखो, ठीक है। यदि आप डायरेक्ट रखते हैं तो ये हो जाता है 23, जो कि गलत हो जाएगा। आपको इसे 23 नहीं बनाना है, 2 गुणे 3 है, यानी कि इसका अर्थ हुआ इसका परिणाम होगा 6, ना कि 23। तो 2 गुणे 3 होता है 6, इसलिए x के बदले में यहाँ पर रखा है 3। अब आगे गुणनफल देखिए 6 आ रहा है, बाकी का सारा समीकरण पहले की तरह सेम चल रहा है, ठीक है ना। अब 6 का क्या होगा, पक्षांतरण होगा। 6 का पक्षांतरण करने पर 5 ऋण 6 होता है। इसके बाद 5 में से 6 घटाने पर कितना आता है बच्चों, ऋण 1 आता है। ऋण y बराबर ऋण 1, ठीक है। दोनों ही पक्षों में यहाँ पर आपको ऋण चिन्ह दिखलाई पड़ रहा है, तो दोनों पक्षों में हमें किससे गुणा करना होगा, दोनों पक्षों में हमें ऋण 1 से गुणा करना होगा। ऋण 1 से यानी -1 से गुणा करना होगा। गुणा करने पर क्या होता है, यहाँ पर फाइनल उत्तर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा y बराबर 1। इस तरह से हमने x का मान 3 और y का मान 1 यह प्राप्त कर लिया है। तो अंत में आपको क्या करना होता है, इकट्ठा करके लिखकर दिखाना है कोष्ठक में। कोष्ठक में देखिए x, y बराबर 3, 1 यह दिए गए समीकरण का हल है। इस तरह से आपको लिखकर दिखाना है। अब देखिए अंतिम सवाल है, x ऋण 2y बराबर ऋण 2, x धन 2y बराबर 10। ये आसान सवाल है। क्यों आसान है, क्योंकि पहले से देखिए विरोधी चिन्ह भी मिले हुए हैं और गुणांक भी समान मिले हुए हैं। y के गुणांक भी यहाँ पर आप देखिए समान मिले हुए हैं, ठीक है। तो गुणांकों को समान बनाने की ना तो आवश्यकता है, ना चिन्हों को विरोधी बनाने की आवश्यकता है, यानी कि घटाने की आवश्यकता नहीं है, जोड़ना है। अब दोनों समीकरणों को सीधा सीधा जोड़ दिया, निरसन हो गया। x और x आपस में जुड़कर क्या बने, 2x। यहाँ पर देखो 10 है, यहाँ पर ऋण 2 है, तो धन 10 है और ऋण 2 है, तो इसका उत्तर क्या आता है बच्चों, धन 8 आता है। तो इसलिए यहाँ 8 लिखा है, धन चिन्ह दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यहाँ धन चिन्ह नहीं दिखाया गया है। तो x का मान निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, 2 का पक्षांतरण करना होगा, जिससे होगा हमें मिलेगा 8/2। और फिर इसके बाद पता है ना कैसे कैंसिल करते हैं, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 4 बार में 8 कटता है, और जिससे x का मान हमें मिलता है 4। तो x बराबर 4 यह मान अब हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 आप चाहे तो किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। यहाँ पर x का मान हमने समीकरण 2 में रखा है। तो देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, x धन 2y बराबर 10। यहाँ पर x का मान 4 रखकर सवाल को हल करना है। 4 का क्या करना होता है, आगे पक्षांतरण करना होता है, जिससे धन 4 आगे चलकर पक्षांतरित होकर ऋण 4 बन जाता है। तो अगला समीकरण क्या दिखाई दे रहा है, 2y बराबर 10 ऋण 4, जिसके बाद 10 में से 4 घटाने पर देखिए 6 आ रहा है, 2y बराबर 6। अब y का मान प्राप्त करने के लिए हमें 2 का पक्षांतरण करना होगा दाईं तरफ, जिससे ये भागे 2 हो जाता है, 6/2। y बराबर क्या मिला है, 6/2। अब आगे इसको काटना है, 2 1 कम 2, 2 3 6, ठीक है। अब हमें y का मान मिला है 3/1। 3/1 का मतलब होता है 3, है ना। तो इसलिए y का मान मिला है 3। अंत में क्या करना होता है बच्चों, x और y इन दोनों के मानों को इकट्ठा करके लिखना होता है। तो x का मान पहले लिखते हैं और y का मान बाद में। तो x का मान कितना है बच्चों, 4 इतना आया है, और y का मान आया है 3। इस तरह से हमने जो अंतिम प्रश्न है यह भी पूरा कर लिया है, x, y बराबर 4/3। तो देखिए जहां पर पहले से समान पद मिले हैं उन्हें हल करना आसान है, लेकिन यदि पहले से समान पद नहीं मिले, समान गुणांक वाले चरांक नहीं मिले हैं, तो आपको गुणांकों को पहले क्या करना होता है, समान करना होता है। इसी तरह से निरसन संभव हो पाता है और इसी तरह से आपको प्रश्नों के हल मिल पाते हैं, ठीक है ना।
अच्छा, अभी आप लोगों को कुछ भी अगर पूछना हो तो कृपया मुझसे पूछ सकते हैं।